यूपी की 8 सीटों पर प्रचार पर ब्रेक। अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। 19 अप्रैल को होगा 8 लोकसभा सीटों पर मतदान। यूपी में होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र में होगा चुनाव। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद के प्रवास पर रहेंगे सीएम। दूसरे चरण के प्रचार के लिए झोंकेंगे ताकत। पहले चरण की वोटिंग से पहले बसपा का बड़ा एक्शन। बसपा ने झांसी से अपने प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकाला। प्रत्याशी का टिकट भी काटा। 25 अप्रैल को पीएम मोदी बधाई और 26 में बरेली में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर भाजपा नेताओं ने तैयारियां की शुरू। बसपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। मायावती समेत 4 स्टार प्रचारकों की सूची। आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा स्टार प्रचारक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कल होगा प्रथम चरण का मतदान सकुशल कराए जाने के डीजीपी के निर्देश। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में होगा मतदान। मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर सीटों पर मतदान। 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7,689 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 14,849 मतदेय स्थलों पर होगा मतदान। 9 जनपदों में कुल 248 बैरियर लगाए गए हैं। पीलीभीत अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभावित क्षेत्रों में 11 बैरियर जनपद। सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद पर चेकिंग जारी। बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर सीमा में चेकिंग। 18 बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही। प्रदेश के सभी जिलों में 2,366 बैरियर लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ की गई है तैनात। कल बता दें आपको कि पहले चरण का मतदान होना है और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रशासन चाक चौबंद नजर आएगा। किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर रखी जा रही विशेष नजर। प्रशासन चाक चौबंद नजर बनाए हुए है। कल मतदान को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? कल 8 सीटों पर यूपी की चुनाव मतदान होना है और उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। देखिए, ऐसी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सारी जो तैयारियां थी उसका एक ब्यौरा भी जारी कर दिया गया है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बिजनौर, इन सभी 8 सीटों पर कल सुबह से मतदान शुरू होंगे और इसके लिए लोकसभा क्षेत्रों में 7,689 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 14,849 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिन 9 जनपदों में चुनाव होने हैं उसमें 248 बैरियर लगाए गए हैं। ये डीजीपी की तरफ से बताया गया और सभी जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा है उस पर पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है और जो पूरी फोर्स है, चाहे वो पीएससी की हो, सिविल पुलिस की हो या कंडक्टिव फोर्स हो, सभी को अलग अलग हिसाब से डिप्लॉय कर दिया गया है जिन जिन जगहों पे मतदान होंगे। और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में कुल 1824 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें, 1470 की स्टैटिक सर्वेलेंस टीमें और 459 क्यूआरटी टीमें का गठन किया गया है और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के लिए संबंधित अफसरों को तैनात किया गया है कि अगर मतदान के दौरान कोई भी गड़बड़ी होती है या किसी भी तरीके की हलचल होती है तो सोशल मीडिया के जरिए उस पर नजर रखी जाए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो पूरे इंतजाम है, जिनका खाका तैयार किया गया था, उसका ब्यौरा डीजीपी ने खुद स्वयं जारी किया है मीडिया को और पूरी तरीके से बताया गया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जो तमाम जवान। ठीक है शिवा शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाई गई है। लखनऊ से खबर, जहां पर बीबीएयू में कल हुआ बवाल का मामले में विश्वविद्यालय के छात्रों पर दर्ज हुई है एफआईआर। सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर ने कराई एफआईआर। बता दें कि छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई थी मारपीट।
छात्रों पर वीसी आवास को घेरने का लगा था आरोप। आशियाना में 4 नामजद, 25 अज्ञात पर केस दर्ज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़े हुए। शिवा, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, कल लखनऊ के आशियाना इलाके में जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उस पूरे मामले में जो वहां बवाल हुआ था, उसमें एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वो एफआईआर सुरक्षा कर्मियों के एरिया सर्विस मैनेजर धर्मेंद्र सिंह की तरफ से दर्ज की गई, जिसमें जो छात्र थे अश्विनी कुमार, विकास कुमार, राहुल कुमार, आलोक कुमार और 25 अन्य अज्ञात, इन सभी लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और ये आरोप है कि जिस दौरान ये लोग कुलपति के आवास के सामने घेराव कर रहे थे छात्र, उस दौरान वो लोग लाठी डंडे लेकर के, ईंट लेकर के आक्रोशित हुए थे। इस दौरान जब सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर उनको रोका टोका तो उससे वो मानने को आमदा हो गया और इसी बात को लेकर के कल भारी बवाल भी हुआ था, जिस पर पुलिस फोर्स वहां पर मौके पर पहुंची। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि विश्वविद्यालय के छात्रों पर दर्ज हुई एफआईआर, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई थी मारपीट। ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और सीधे आपको केरला के कन्नौर ले चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। എംപിമാരെല്ലാം എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഈ മനുഷ്യൻ 24 മണിക്കൂറും ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവരെന്നെ നോക്കി പറയും. But there is a cost to this. പക്ഷേ ഇതിനൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് എനിക്കൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. Their media channels abuse me 24 hours. BJP RSSന്റെ മാധ്യമങ്ങളും ചാനലുകളും എന്നെ 24 മണിക്കൂറും അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. My image is distorted across the country. ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ എൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ, ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ രാജ്യം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. My Lok Sabha membership was taken away. എൻ്റെ ലോക്സഭ അംഗത്വം അവരെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. I gave a speech about Mr. Adani and within a few days I was thrown out of the Lok Sabha. ഞാൻ അദാനിക്കെതിരെ പാർലമെന്റിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരെന്നെ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. 55 hours, 12 hours a day being interrogated by ED. എന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 55 മണിക്കൂറുകൾ, ഓരോ ദിവസവും 12 മണിക്കൂർ വീതമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. I gave them the keys of my government house. അവർക്ക് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ താക്കോൽ ഞാൻ അവർക്ക് They threw me കൊടുത്തു. out of the house. അവര് എന്നെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. And I was feeling very happy. ആ സമയത്ത് പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. I don't want that dirty house. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു വീട് എനിക്ക് വേണ്ട. And I told them also that look, I have millions of houses in India. My house is in the hearts of the people of Kerala, people of Uttar Pradesh, the people of Assam. ഞാൻ അവരോട് അത് മാത്രമല്ല, അതുകൂടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകളുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള, കേരളത്തിലുള്ള, ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള, ആസാമിലുള്ള ജനലക്ഷങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട്, എനിക്ക് വീടുകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. I walked 4,000 kilometers Kanyakumari through Kerala to Kashmir. കന്യാകുമാരിയിലും കേരളത്തിലും കൂടെ കാശ്മീരിലേക്ക് ഞാൻ 4000 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. One of my knees is still hurting me. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു മുട്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now, why is none of this happening to the Chief Minister of Kerala? എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ BJP എതിർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സംശയം, എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കാത്തത്? Why is his membership not being taken away? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗത്വം, നിയമസഭാ അംഗത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാത്തത്? Why is his house not being taken away? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി ആരും കൊണ്ടുപോകാത്തത്? Why is he not being interrogated by the ED, CBI and all these? എന്തുകൊണ്ടാണ് ED, CBI ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത്? 2 chief ministers are in jail. ഈ രാജ്യത്തെ 2 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. How come none of this is happening to the Chief Minister of Kerala? പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കാത്തത്? And the second question, I am 24/7 attacking the BJP. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, 24 മണിക്കൂർ 24/7, അതായത് രാവും പകലും ഞാൻ BJP ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the Chief Minister of Kerala is 24/7 attacking me. അതപ്പോഴെന്താ
സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി 24/7 രാവും പകലും എന്നെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So this is a bit puzzling. It's a bit surprising. ഇതൊരു ഭയങ്കര എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദപ്രശ്നം പോലെയാണ്, ഒരു പസിലാണ്. He says he's fighting ideological battle against the BJP. അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ബിജെപിക്കെതിരെ ഒരു ആശയപരമായ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But I know the BJP because when you fight ideological battle against the BJP, they attack you with everything they have. എനിക്കറിയാം ബിജെപിക്കെതിരെ ആശയപരമായ ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ സാധ്യമായത് എന്തും എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കും. But there's no attack on the Chief Minister of Kerala. അതിങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. It is not that there are no issues. There are corruption issues. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ അഴിമതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. So this is something the people of Kerala should think about. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. If someone is attacking the BJP, और केरल के कन्नूर से यहाँ पर राहुल गांधी को सुन रहे थे जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और अब आपको कानपुर से खबर बता देते हैं जहाँ पर इरफान सोलंकी की संपत्तियां होंगी जब्त। इरफान सोलंकी से ईडी ने की 4 दिन पूछताछ। महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी से पूछताछ हुई। कानपुर मुंबई की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी। इरफान सोलंकी की कस्टडी रिमांड मांग सकती है ईडी। इरफान सोलंकी पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। रायबरेली से खबर जहां पर वीवीपैट गोदाम के पास झाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। वीवीपैट गोदाम के पास झाड़ियों में लगी आग। शहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित है ये गोदाम। रायबरेली से खबर वीवीपैट गोदाम के पास झाड़ियों में आग। सेक्रेट परिसर में ये झाल जंखाड़ है। ये जो वीवीपैट गोदाम है, वीवीपैट गोदाम इसके बगल में है। तो इसी कलेक्ट्रेट परिसर में ही स्थित ये झाल जंखाड़ जो थी पेड़ पौधों में, इसी में आग लग गई थी। तत्काल सूचना मिलते ही फायर सर्विस ने आकर के इसको पूरी तरह से बुझा दिया है और आग को फैलने से रोक दिया। वीवीपैट गोदाम में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है। वीवीपैट और ये कलेक्ट्रेट परिसर के बीच में ये पूरी पेड़ पौधे हैं, झाल जंखाड़ है, इसी में लगी। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अपने प्रचंड रूप से जारी है। कुछ लोगों ने तेज गर्मी से शरीर पर जलन और चक्कर आने की शिकायत की। आने वाले समय में गर्मी का सितम अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक देश के मध्य और पश्चिमी इलाकों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज में बुधवार दोपहर के समय पारा 42 डिग्री के पास पहुंचने की वजह से शहर में लू जैसे हालात बन गए हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए छाता और मुंह पर स्कार्फ बांधे नजर आए। कल से तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। लगभग पारा जो है 42 के एबव चल रहा है और बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि शेल्टर बहुत ज़्यादा कम है और आने जाने में दिक्कत भी हो रही है और चिलचिलाती गर्मी में पानी वानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने तेज गर्मी से शरीर पर जलन और चक्कर आने की शिकायत की। बिना दुपट्टे, छाते और सनस्क्रीन के अलावा आप बाहर नहीं जा सकते। मतलब धूप लगती है, ऐसा लगता है कि स्किन जल रही है। हाथ पैर भी कवर करके जितना रखे रहो उतना ही अच्छा रहता है।
और गर्मी हाँ, क्योंकि देखिए हम कॉलेज जाते हैं, हमारा कॉलेज 7:30 बजे बस आती है, तो जब वहाँ पे खड़े रहते हैं ना उस टाइम भी लगता है कि कितनी जल्दी बस आ जाए, क्योंकि जब आप धूप में खड़े होते हैं ना तो लगता है बस हाँ अब गिरने वाले बहुत धूप पड़ती है। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक देश के मध्य और पश्चिमी इलाके में गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। फतेहाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राजस्व विभाग में सीएम फ्लाइंग की रेड। राजस्व विभाग में अधिकारी खंगाल रहे दस्तावेज, सभी विभागों के रिकॉर्ड चेक कर रही चेक। सीएम फ्लाइंग की रेड से राजस्व विभाग में हड़कंप। सभी विभागों को रिकॉर्ड टीम कर रही चेक। मुरैना से खबर, जहां पर लेकपा गांव के 2 घरों में लगी भीषण आग। पटाखों की संगत चिंगारी से भीषण आग लगी। बारूद से निकली चिंगारी से लगी आग। शादी में बारूद जलाने के कारण आग लगी। आग में कई भैंसे घर जलकर राख। सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव की घटना बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा। किसानों ने कहा कि उन्होंने चाय पाउडर की न्यूनतम कीमत तय करने की मांग रखी थी, जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज कर दिया। நம்மளுடைய பசுந்தேயிலைக்கு நல்ல விலை கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனை தூள் செய்து அனுப்புகின்ற நேரத்திலே சந்தையிலே அது 200 ரூபாய்க்கு குறையாமல் விற்க வேண்டும். அப்படி விற்றால்தான் பசுந்தேயிலைக்கு ஒரு 40 ரூபாய் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். அதனை இதுவரையிலும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் அதனை கண்டு கொள்ளாத காரணத்தினாலே நாங்கள் அன்றைய தினம் தீர்மானித்தபடி இப்பொழுது தேர்தலை புறக்கணிப்பது என்று முடிவு செய்திருக்கின்றோம். नीलगिरी जिले में लगभग 65,000 छोटे चाय किसान हैं। ये इंडस्ट्री चाय की पत्तियों को तोड़ने, उनके ट्रांसपोर्टेशन और इसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार देती है। नीलगिरी से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा को डीएमके ने फिर से यहां से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मैदान में उतारा है, जबकि लोकेश तमिल सेल्वन एआईएडीएमके के उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। कश्मीर के उधमपुर जो लोकसभा क्षेत्र में दूर दराज के इलाकों के लिए पोलिंग स्टाफ रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। इसमें तैयारी कैसी है, देखिए रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लिहाजा प्रशासन ने वोटिंग स्टाफ को दूर दराज के इलाकों के लिए भेजना शुरू कर दिया है। चुनाव कराने वाली टीमें बुधवार को कठुआ में जिला हेडक्वार्टर पर जुटी, जहां उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ट्रेनिंग में हमारा 3 फेस में ट्रेनिंग की गई और वो 2 फेस में बनी और 2 बार बनी बुलाया गया और 1 बार हीरनगर में, और सारा ही जितना भी कैसे काम करना वो सारा ही प्रॉपर तरीके से बताया गया
और हर एक चीज़ को ब्रीफली बताया गया है कि कैसे क्या काम करना है। स्पेशली मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और वर्दी डीसी साहब को मुबारकबाद भी देता हूं कि यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खाने के लिए भी, और सबका अरेंजमेंट अच्छा है। पहले भी चुनावों का कामकाज देख चुके अधिकारियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि ठहरने और खाने पीने के इंतजामों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पे बड़ा समय लगता है क्योंकि 7-8 घंटे लगते हैं वहाँ पे बड़ी में पहुँचने में, और उसके आगे भी कई बार हमें पैदल चलना पड़ता है। एक बार तो हम लोगों को 30-35 किलोमीटर पैदल गए थे सुबह से लेकर शाम तक। तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था जो है वो बड़ी परेशानी होती है, कई बार वो व्यवस्था कर दी जाए। हाँ बनी में दी हुई है, मैंने ड्यूटी दी हुई है। चलो थोड़ा है दूर, तो क्या करना, फिर ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, मुलाजिम हैं तो फिर जाना पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। उधमपुर सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला 2 बार सांसद रह चुके कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह से है। असम में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बात अगर नागांव जिले की करें तो यहां पर प्रशासन चुनाव ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस करने में जुटा है। देखिए रिपोर्ट। असम में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बात अगर नागांव जिले की करें तो यहाँ पर प्रशासन चुनाव ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस करने में जुटा है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ईवीएम मशीनों को ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना जरूरी है ताकि उनकी ट्रैकिंग भी की जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी गाड़ी है जिसमें ईवीएम का मूवमेंट होगा उसमें जीपीएस का फैसिलिटी होना चाहिए। हम इलेक्शन के दिन ये सारी गाड़ियों का मूवमेंट ट्रैक करेंगे और अगर हमें कोई भी गतिविधि डाउटफुल लगेगी तो हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए हमने सारे तरह के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और वीडियो सर्वेलेंस टीम, बहुत सारे टीम सभी एक्टिव हैं। सबका यही उद्देश्य है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार कैंपेनिंग प्रोसेस चल रहा है ये सुनिश्चित करना। असम में 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 और 7 मई को मतदान होगा। नागांव में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।